साला, जैसे ही मैं वापस देश लौटता हूँ उसी दिन प्लेन अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर मैं जल्दी से पैराशूट पहनने ही वाला होता हूँ कि एक कमजोर सी दिखने वाली औरत अचानक मेरी तरफ दौड़कर मेरा बैग झटके से खींच लेती है। ये क्या कर रही है तू? मैं गुस्से में उससे बहस करने ही वाला होता हूँ, जिस पर वो अचानक मेरे बिल्कुल पास आ जाती है और अपने सॉफ्ट लिप्स सीधे मेरे मुंह पर दबा देती है। सच में यार, 7 साल से गर्लफ्रेंड के साथ हूँ लेकिन उसके लिप्स का लिपस्टिक तक प्रॉपरली फील नहीं किया, और ये औरत तो जैसे मुझे पूरा निगल ही लेना चाहती है। फिर मुझे महसूस होता है कि उसका हाथ कहीं गलत जगह मूव कर रहा है, जिस पर मैं अंदर से और भड़क जाता हूँ। क्या खुद को सुंदर समझकर कुछ भी करेगी क्या? मैं गुस्से में उसे दूर धकेलने ही वाला होता हूँ, तभी कुछ लंबे चौड़े बॉडी वाले आदमी हमारे पास आते हैं, जिनकी नजरें चारों तरफ स्कैन कर रही होती हैं, जिस पर उनमें से एक कहता है, यहाँ नहीं है, वो इतनी आसानी से जंप करने की हिम्मत नहीं करेगा, ऊपर से वो बुरी तरह घायल भी है, जरूर भीड़ में छुपा होगा, चलो आगे ढूंढते हैं। फिर वो लोग थोड़ी देर सर्च करते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर मेरे मन में अजीब सा डर बैठने लगता है। इसके बाद एक और ग्रुप वहां आ जाता है और मैं देखता हूं कि उनमें से एक आदमी अपना हाथ कपड़ों के अंदर डालता है, जिस पर मुझे शक होता है कि शायद उसके पास गन है। तभी एक खतरनाक नजर सीधे मेरी तरफ टिक जाती है, लेकिन वो आदमी बस एक नजर डालकर कहता है, बस एक कपल है जो बिछड़ने वाला है, कोई खतरा नहीं है। जिस पर मैं थोड़ा राहत की सांस लेता हूँ और उसी समय नोटिस करता हूँ कि उस औरत का चेहरा पैराशूट से आधा छुपा हुआ है, जिससे उसकी आइडेंटिटी भी छुप जाती है। वो आदमी फिर कहता है, अगर इस बार हम फेल हुए तो ऊपर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें और तेजी से ढूंढना होगा और ब्लैक ड्रैगन गैंग से पहले उसे पकड़ना होगा। ये सब सुनकर मुझे हंसी भी आती है। क्या अजीब लोग हैं इस प्लेन में, हर कोई किसी को ढूंढ रहा है और ये औरत अभी भी मुझे यूज कर रही है। मैं फिर उसे हटाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन वो मेरा रिस्ट पकड़ लेती है और मेरा हाथ अपनी वेस्ट पर रख देती है। मैं चिढ़कर कहता हूँ, तुम हो कौन? थोड़ा दूर रहो मुझसे। तभी वो धीमे से कहती है, प्लेन क्रैश होने वाला है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इतने में वो लीडर आदमी अचानक रुक जाता है और मेरी तरफ देखने लगता है, जिस पर उसका साथी कहता है, बॉस जल्दी चलना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप क्या देख रहे हैं? वो भी उसकी नजर फॉलो करता है, जिस पर मुझे एहसास होता है कि वो मुझे नहीं बल्कि उस औरत को देख रहे थे जो अब वहां से हट चुकी है। ये देखकर उनका ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ चला जाता है और वो बॉस तुरंत अपनी पिस्टल निकालकर गोली चला देता है, जिस पर वो औरत तुरंत एक ब्लैंकेट उसकी तरफ फेंकती है और मुझे पकड़कर नीचे जंप कर जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हवा में ही हमारा पैराशूट खुल जाता है और हम दोनों आसमान में तैरते हुए प्लेन से दूर होते जाते हैं। तभी पीछे से गोलियों की आवाज गूंजती है और वो लोग चिल्लाते हैं, वही है, भाग रहा है, जल्दी फायर करो। हमारा पैराशूट दूर जाता देख वो बॉस गुस्से में चिल्लाता है, जल्दी पीछा करो, और फिर वो सब भी पैराशूट पहनकर नीचे कूद जाते हैं। मैं अंदर से घबरा जाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे किसी पागल सिचुएशन में फंस जाऊंगा। ये औरत आखिर है कौन और इतने गैंग्स इसे क्यों मारना चाहते हैं? मैं उससे पूछने ही वाला होता हूँ, तभी देखता हूँ कि उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं और उसका हाथ जो मेरी वेस्ट पकड़ रहा था ढीला पड़ जाता है। उसका पूरा बॉडी अचानक लिम्प हो जाता है। मैं घबरा जाता हूँ। अरे सो मत। मैं डर के मारे उसे और कसकर पकड़ लेता हूँ। क्या ये शॉक से बेहोश हो गई है? तभी मुझे महसूस होता है कि पैराशूट फट चुका है और वो औरत भी पूरी तरह अनकॉन्शियस हो चुकी है। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्या सच में आज यहीं मरने वाला हूँ? नीचे सिर्फ एंडलेस समुद्र दिखाई देता है और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये पैराशूट थोड़ी देर और टिक जाए। मैं मरना नहीं चाहता, ऐसे बेवकूफी भरे तरीके से एंड नहीं होना चाहता, लेकिन पैराशूट तेजी से नीचे गिरता जाता है। 20 साल की जिंदगी में मैंने खुद को इतना अनलकी कभी महसूस नहीं किया। आज तो हर मुसीबत मेरे ऊपर टूट रही है, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। तभी एक जोरदार आवाज के साथ हम दोनों सीधे समुद्र में गिर जाते हैं। पानी चारों तरफ उछलता है और मैं संभल नहीं पाता। कई घूंट पानी निगल लेता हूँ। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुक्र है मुझे तैरना आता है, वरना आज यहीं खत्म हो जाता। मैं कुछ देर तक पानी में स्ट्रगल करता हूँ और बड़ी मुश्किल से खुद को काम करता हूँ। तभी देखता हूँ कि समुद्र की सतह पर लाल रंग फैल रहा है, जैसे किसी ने पानी में रंग घोल दिया हो। लेयर्स में फैलता हुआ खून जो काफी डरावना लग रहा है। मैं इधर उधर देखता हूँ, लेकिन उस औरत का कहीं पता नहीं चलता। तभी मुझे याद आता है कि वो घायल थी। क्या ये सारा खून उसी का है? मैं समझ जाता हूँ कि मामला सिंपल नहीं है और वो लोग कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर मैं इसमें फंस गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन अगर उसे नहीं बचाया तो वो जरूर मर जाएगी। दोनों थॉट्स मेरे दिमाग में लड़ते रहते हैं और आखिर में मैं आंखें बंद करके पानी में डाइव कर जाता हूँ। मैं जल्दी से उसे ढूंढ लेता हूँ और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचता हूँ और फिर किनारे तक लेकर आता हूँ। मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है, लेकिन घरों के बाहर लटके फिशिंग नेट्स देखकर लगता है ये कोई फिशिंग विलेज है। मेरी नजर एक घर पर टिकती है जो सबसे पास होता है और मैं तुरंत मदद लेने का फैसला करता हूँ। मैं उस औरत को जमीन पर रखता हूँ और कहता हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। फिर मैं उस घर के दरवाजे पर जाकर नॉक करता हूँ, कोई है क्या? प्लीज मदद चाहिए। हेलो, कोई है? दरवाजा खोलिए। थोड़ी देर बाद दरवाजा चरमराकर खुलता है और एक बूढ़ी औरत सामने आती है जो आराम से चाय पी रही होती है। मैं जल्दी से कहता हूँ, नमस्ते, मेरा प्लेन क्रैश हो गया है और एक औरत बुरी तरह घायल है, क्या आप मदद कर सकती हैं? वो औरत शांति से चाय पीते हुए समुद्र किनारे पड़ी बॉडी को देखती है
और अंदर आवाज लगाती है, अरे सुनते हो, जल्दी आओ, किसी को बचाना है। फिर एक बूढ़ा फिशरमैन बाहर आता है और बिना कुछ बोले उस औरत को उठाकर अंदर ले जाता है। वो मुझसे कहता है, तुम्हारी औरत की हालत बहुत खराब है, ये गन शॉट वन लगता है। जिस पर मैं तुरंत झूठ बोलता हूँ, हाँ, प्लेन में कुछ लुटेरे चढ़ गए थे, उन्होंने लूटपाट की और गोली भी चलाई। वो आदमी कहता है, आजकल का जमाना ही खराब है, तुम थोड़ा रुको, मेरे पास एक खास दवाई है, चाहे जख्म कितना भी बड़ा हो बस लगा दो, कल तक ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ, सच में ऐसी दवाई भी होती है? मैंने पहली बार सुना है। वो औरत हल्की सी हंसी के साथ कहती है, मेरे घर वाले कई पीढ़ियों से फिशिंग करते आ रहे हैं, पिछली बार एक बड़ी मछली ने इनके हाथ से मांस तक नोच लिया था, लेकिन दवाई लगाने के बाद अब बिल्कुल ठीक हो गया है। जिसे सुनकर मैं थोड़ा हैरान होता हूँ, सच में ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है। तभी बूढ़ी औरत एक पानी का बर्तन लेकर आती है और कहती है, पहले तुम इसके घाव साफ कर लो, फिर बाद में दवाई लगानी है। जिस पर मैं नीचे उस औरत की तरफ देखता हूँ और वो दोनों हाथों से मेरी वेस्ट पकड़कर मेरे सीने पर सिर रखकर ऐसे रगड़ रही होती है जैसे कोई स्ट्रांग सहारा पकड़कर चैन से सो रही हो। ये क्या चल रहा है? अभी भी मौका देखकर मुझे यूज कर रही है, ये तो बेहोश थी ना, फिर भी ऐसे हरकत कर रही है। जिस पर मेरे मन में उसके लिए और भी बुरा इंप्रेशन बनता जाता है। तभी बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, घायल होने के बाद भी तुम्हें छोड़ नहीं रही। आजकल के यंगस्टर्स भी ना, हमारे टाइम में तो हाथ पकड़ने में भी शर्म आती थी। जिस पर मैं बस एक पॉलिट स्माइल देता हूँ, लेकिन अंदर से इस बेशर्म औरत के लिए इरिटेशन से भर चुका होता हूँ। इतनी चोट लगी है फिर भी सीधा लेट नहीं सकती। इसके बाद बूढ़ी औरत जाने लगती है। तभी मैं उस औरत का चेहरा ध्यान से देखता हूँ और अचानक थोड़ा रुक जाता हूँ, जिसे देखकर बूढ़ी औरत पूछती है, क्या हुआ? मैं मन में सोचता हूँ, ये औरत कहीं कोई बड़ी आइडेंटिटी तो नहीं? क्या इस छोटे से गांव में भी कोई इसे पहचान सकता है? फिर मैं पूछता हूँ, दादी क्या आप इसे जानती हैं? जिस पर वो थोड़ी देर सोचती है और बुदबुदाती है, थोड़ी जानी पहचानी लगती है, कहीं देखा है शायद। क्या ये कोई वांटेड क्रिमिनल तो नहीं जो टीवी पर आता रहता है, या कोई भागा हुआ कैदी? ये सुनकर मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ, सच में इसके पीछे लोग पड़े थे, शायद ये कम से कम 2 गैंग से दुश्मनी रखती है। मैं तुरंत कहता हूँ, दादी ध्यान से याद कीजिए, ये मेरी जान का सवाल है, अगर ये डेंजरस हुई तो मैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। जिस पर वो सिर हिलाती है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम दोनों शहर के लगते हो, इतने अच्छे दिखते हो, जैसे कोई सेलिब्रिटी कपल हो। मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा सेलिब्रिटी हमारी हालत में होता है। फिर वो मुझे दवाई देकर कहती है, इसे इसके घाव पर लगा देना और खाना खाने के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। मैं उन्हें थैंक्स बोलता हूँ और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद मैं उस औरत की तरफ देखता हूँ और हल्के से उसके माथे पर उंगली मारता हूँ। वो धीरे से कराहती है, जैसे दर्द वाली जगह छू गई हो। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और उसके शरीर से काला खून रिसने लगता है, जो उसके सीने से लगातार बह रहा होता है। हालांकि मैं ज्यादा विलिंग नहीं होता, फिर भी मैं उसका कपड़ा हटाकर घाव साफ करने लगता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ मर जाए और बात बड़ी बन जाए। उसका अपर बॉडी साफ करते करते पानी पूरा गंदा हो जाता है, जिस पर मैं बाहर जाकर नया गर्म पानी लेकर आता हूँ। अब मैं नीचे साफ करने ही वाला होता हूँ, लेकिन जैसे ही हाथ उसके कपड़ों तक पहुंचता है मैं हेजिटेट करता हूँ। बस हल्का सा साफ करना है, इसमें डरने वाली क्या बात है, लेकिन ये कपड़े इतने टाइट हैं, उतारूं कैसे? मैं काफी देर तक स्ट्रगल करता हूँ। तभी अचानक एक ठंडी आवाज आती है, क्या कर रहे हो तुम? मैं चौंक जाता हूँ और वो मेरा कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लेती है, जिस पर मैं उसके घाव पर दब जाता हूँ। मैं तुरंत कहता हूँ, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, और जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ। गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। उसकी नजरें देखकर लगता है वो कुछ और ही सोच रही है, जिस पर मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हारे कपड़े खुल नहीं रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्माइल आती है और वो कहती है, क्या देखना चाहते थे? उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं तुरंत कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कोई गलत इरादा नहीं रखता। जिस पर वो हंसते हुए कहती है, कपड़े खोलना भी नहीं आता, फिर भी गर्लफ्रेंड है? मैं शर्म और गुस्से में कहता हूँ, हर रिलेशनशिप में ये सब जरूरी नहीं होता, हम दोनों काफी प्योर हैं। वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तभी तो प्लेन में तुम्हारा किस इतना बेकार था, साफ दिख रहा था कि तुम्हारा फर्स्ट किस है। ये सुनते ही मैं और चिढ़ जाता हूँ। इतने सालों से मैं अपना पहला किस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचाकर रखता हूँ और इस औरत ने उसे ऐसे ही छीन लिया। मैं गुस्से में कहता हूँ, मुझे तुम्हारी ओपिनियन नहीं चाहिए। वो हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, मदद नहीं करोगे? अभी तो देखना चाहते थे, अब मुंह क्यों फेर लिया? फिर वो खुद को बहुत खास बताने लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे बेहतर है। ये सुनकर वो थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे धीरे मेरे करीब आती है, मेरे स्लीव को पकड़ती है जैसे कुछ बोलने वाली हो, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मैं तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उसी पल उसके होंठ फिर से मेरे होंठों से टकरा जाते हैं और मैं कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ। फिर मैं गुस्से में उसे दूर करता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? वो एक शरारती बिल्ली की तरह मुस्कुराती है और कहती है, तुम खुद पास आए थे। मैं और भड़क जाता हूँ, अगर तुम गिरती नहीं तो मैं आता ही क्यों? मैं सोचता हूँ, मैंने आज तक इतनी बोल्ड औरत नहीं देखी और उसकी आंखों में मजाक साफ दिख रहा होता है, जैसे वो मेरी इरिटेशन एंजॉय कर रही हो।
वो फिर कहती है, अगर इतना ही बुरा लगा तो तुम भी किस कर सकते हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो फोन मांगती है। फोन दो, मुझे देखना है। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, ये औरत आखिर है कौन। जितना देखता हूँ उतना ही लगता है ये कोई क्रिमिनल है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। अरे नौजवान, खाना तैयार है। और तुम्हारी औरत भी जाग गई क्या? ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिल्लाता हूँ, ये मेरी औरत नहीं है। लेकिन बाहर से कहता हूँ, हम अभी आते हैं, धन्यवाद। तभी वो औरत जानबूझकर कहती है, तुमने अभी तक मुझे दवाई नहीं लगाई, जैसे किसी तीसरे को सुनाना चाहती हो। जिस पर मैं उसे घूर कर देखता हूँ, जैसे कहना चाहता हूँ, खुद भी तो लगा सकती हो। अरे नौजवान, इतना टाइम हो गया फिर भी तुमने अपनी लड़की को दवाई नहीं लगाई क्या? जल्दी करो वरना घाव और खराब हो जाएगा। पहले एंटीसेप्टिक से घाव साफ करना, फिर उसके बाद पाउडर डालना। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती, दवाई लगाकर बाहर खाना खाने आ जाना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। जिस पर मैं उस औरत को घूर कर देखता हूँ और वो हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला देती है, जैसे इस रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड हो। मैं अंदर ही अंदर दांत पीसता रहता हूँ। इसके बाद मैं आधी बोतल एंटीसेप्टिक उसके घाव पर डाल देता हूँ, जिससे हल्की जलन होती है, लेकिन वो बस हल्की सी कराहती है। सच में ये औरत काफी स्ट्रांग है। फिर मैं उसके घाव साफ करता हूँ, पाउडर डालता हूँ और धीरे धीरे बैंडेज बांध देता हूँ। ये सब खत्म होने के बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। डाइनिंग एरिया में बूढ़ा कपल पहले से ही बैठा होता है, भूख से इंतजार करते हुए। जैसे ही वो हमें देखते हैं, बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, बेटी अब ठीक हो ना? आओ बैठो, खाना तैयार है। बूढ़ा आदमी भी हंसकर कहता है, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल खाना है। उम्मीद है तुम लोग बुरा नहीं मानोगे। जिस पर मैं उनकी तरफ से थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये औरत तो कुछ बोलेगी नहीं। मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन वो औरत अभी भी खड़ी होकर पूरे घर को ऑब्जर्व कर रही होती है और अचानक पूछती है, ये जगह कौन सी है? उसकी आवाज में एक अलग ही दबाव होता है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत जल्दी से जवाब देती है, ये एक फिशिंग विलेज है साउथ सिटी के बॉर्डर पर। जिस पर वो कहती है, साउथ सिटी? सुना है ईस्ट सिटी से करीब 10 घंटे दूर है। फिर वो तुरंत कहती है, मेरा फोन दो। बूढ़ी औरत जवाब देती है, यहाँ मोबाइल नहीं चलता, टाउन में एक लैंडलाइन है। कल मेरे पति तुम्हें वहां ले जाएंगे, करीब 2 घंटे लगेंगे। वो आगे बताती है कि यहाँ कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। 3 पीढ़ियों से वो लोग फिशिंग कर रहे हैं और बाहरी दुनिया से ज्यादा कॉन्टैक्ट वक्त नहीं रखते। मैं उसे इशारे से बैठने को कहता हूँ और वो भी बिना आर्ग्यू किए मेरे पास बैठ जाती है। टेबल पर सिंपल खाना रखा होता है, एक फिश और फिश सूप। बर्तन पुराने और टूटे फूटे होते हैं, लेकिन साफ होते हैं, लगता है सालों से यूज हो रहे हैं। जिस पर वो औरत खाना देखकर एपेटाइट खो देती है। बूढ़ी औरत कहती है, बेटी खाओ ना, गर्म है। और उसके लिए फिश निकालने लगती है, लेकिन वो अचानक मना कर देती है, जिससे बूढ़ी औरत ऑकवर्ड हो जाती है। तो मैं तुरंत बात संभालता हूँ, वो खुद ले लेगी, आप खाइए। और मैं फिश उठाकर बूढ़ी औरत के बाउल में डाल देता हूँ। फिर मैं एक और पीस उठाकर उस औरत को देता हूँ, जिसमें काफी बोन्स होती हैं, और कहता हूँ, आराम से खाना, इसमें बोन्स ज्यादा है, सीवंस ज्यादा है। मैं अंदर ही अंदर खुश होता हूँ, जैसे थोड़ा रिवेंज ले लिया हो। लेकिन वो औरत सब समझ जाती है, फिर भी गुस्सा नहीं होती, बल्कि हल्का सा मुस्कुराती है। वो कहती है, घर पर तो तुम मेरे लिए बोन्स निकालते हो, मैं सिर्फ वही खाती हूँ। जिस पर मैं दांत भींचता हूँ, लेकिन बुजुर्गों के सामने चुप रहता हूँ। ड्रामा मत करो, खुद खाओ। वो और भी टीजिंग टोन में कहती है, तुम मुझे खिलाओगे नहीं? ये सुनकर दोनों बुजुर्ग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं और मैं अंदर ही अंदर शर्म और गुस्से में जल रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ, ये क्या बोल रही है? ये लोग हमें कपल समझ रहे हैं और ये औरत तो हद कर रही है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग जैसे नॉर्मली खाते हो वैसे ही खाओ, हमें इग्नोर करो। मैं कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला होता हूँ, लेकिन वो जल्दी से बोल देती है, हम तो यूजुअली एक दूसरे को खिलाते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी शौक में खांसते हुए खाना उगल देता है और बूढ़ी औरत उसे संभालती है। इस मौके का फायदा उठाकर मैं धीरे से कहता हूँ, बस करो अब। लेकिन वो कैजुअली बिहेव करती रहती है, जैसे कह रही हो, या तो तुम मुझे खिलाओ या मैं तुम्हें खिलाऊंगी। आखिर मैं उसका बाउल उठाता हूँ, फिश का टुकड़ा बोन्स के साथ उसके मुंह में डालता हूँ और कहता हूँ, इसे बोन्स पसंद है, आप लोग चिंता मत करो। मैं गुस्से में उसे और खिलाता हूँ, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाहर से हम दोनों एक क्लोज कपल जैसे लग रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ इस बार मैंने जीत लिया, लेकिन तभी वो अचानक पास आ जाती है और अपने मुंह से फिश मेरे मुंह में डाल देती है। मैं शौक में फ्रीज हो जाता हूँ और वो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं सब निगल लूं। मैं घिन महसूस करता हूँ, लेकिन वो मेरे लिप्स टाइटली पकड़ लेती है और मुझे निगलने पर मजबूर कर देती है। दोनों बुजुर्ग ये देखकर दंग रह जाते हैं, जैसे उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मैं मुश्किल से निगलता हूँ और सोचता हूँ कि बोन्स गले में अटक जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हैरान होकर उसे देखता हूँ और वो आराम से बोन्स बाहर निकालकर टिश्यू से साफ कर देती है। उसके एक्शंस काफी स्मूथ होते हैं। फिर वो कैजुअली पूछती है, खुद खाओगे या मैं खिलाऊं? मैं तुरंत बॉल पकड़ लेता हूँ, मैं खुद खाऊंगा और उसकी तरफ देखना भी अवॉइड करता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी खाना खाने लगता हूँ और वो मुझे और परेशान नहीं करती। वो आराम से मुझे एक बड़ा सा मछली का टुकड़ा उठाकर देता है, जैसे आसपास कोई है ही नहीं, जिस पर वो बड़े आराम से उसके सारे कांटे भी निकाल देता है। धीरे खाओ, वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट पेरेंट जैसा बिहेव करता है।
जिसे देखकर मैं बस यही सोचती हूँ कि काश मैं जल्दी जल्दी खा पाती, जितना जल्दी हो सके उतना खा लूं, ताकि इस छोटी सी डेविल से दूर रह सकूं। और फिर ये खाना एक अजीब सी ऑकवर्ड फीलिंग के साथ खत्म होता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी एक पुराना बॉक्स खोलता है और उसमें से कुछ पुराने रफ कपड़े निकालता है जो कई सालों से संभाल कर रखे गए थे। लड़के, तुम लोगों ने अभी तक नहाया नहीं है ना? ये कपड़े मैंने और मेरे हस्बैंड ने शादी के वक्त पहने थे, पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम दोनों पहन सकते हो। नहाने का पानी मैंने पहले से तैयार रखा है, बस उस कमरे में है। जिस पर मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ और मना करने लगती हूँ। ऐसे कैसे ले सकते हैं? ये तो आपकी वेडिंग ड्रेस है, अब मैं इन्हें पहन भी नहीं सकती, बस याद के तौर पर रखे हैं। यहाँ इससे अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, उम्मीद है तुम लोग मना नहीं करोगे। जिस पर वो औरत जबरदस्ती कपड़े मेरे हाथ में थमा देती है। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाती और आखिरकार ले लेती हूँ। फिर अचानक वो दूसरी औरत ठंडी आवाज में बोलती है, ये कपड़े तुम्हारे लिए सूट नहीं करते। जिसे सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाती और पलटकर जवाब देती हूँ, तुमसे क्या मतलब? अगर इतना ही है तो कोई बेहतर कपड़ा निकाल कर दे दो। जिस पर वो बिना झिझक तुरंत मान जाती है, जिसे देखकर मैं और आगे बढ़कर बोल देती हूँ, आज रात का खाना, दवाई और बाकी खर्चा सब तुम्हें 10 गुना वापस देना होगा, 10 गुना। जिस पर वो औरत बस शांति से जवाब देती है, ठीक है। ये सुनकर मैं अंदर से चौंक जाती हूँ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी सी चीज के लिए 10 गुना पैसे नहीं देता। ये उतना वर्थ भी नहीं है। लेकिन ये औरत बिना सोचे मान जाती है, जिससे मुझे लगता है कहीं ये सच में पागल तो नहीं है। इसके बाद वो मेरी आंखों में सीधे देखती है और कहती है, अब मुझे फोन दे सकती हो ना, जैसे उसे सब कुछ पता हो। मैं तुरंत अपना बैग पकड़ लेती हूँ और शक भरी नजर से उसे देखती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास फोन है? जिस पर वो आराम से बोलती है, प्लेन से कूदने से पहले तुमने उसे गिरने से बचाने के लिए बैग में डाला था और जिप भी बंद की थी। मुझसे कुछ छुप नहीं सकता। ये सुनकर मैं मजबूरी में फोन निकालकर उसे दे देती हूँ। वो तुरंत एक नंबर डायल करती है और कहती है, इस कॉल की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करो और कल मुझे लेने आना। उस वक्त उसके अंदर एक लीडर वाली वाइब साफ महसूस होती है, जिसे देखकर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। फिर वो जल्दी से कॉल खत्म करती है और मेरे फोन में अपना कॉन्टैक्ट सेव कर देती है। ये मेरा कॉन्टैक्ट है, तुमने मेरी जान बचाई है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझसे कॉन्टैक्ट करना। जिस पर मैं तुरंत फोन वापस खींच लेती हूँ और मन में सोचती हूँ, ये खुद ही अटैक हो रही है। इसके पास जाने से कहीं मैं और मुसीबत में ना पड़ जाऊं। मैं साफ कह देती हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी। इसके बाद मैं उससे बात बढ़ाना नहीं चाहती और नहाने जाने लगती हूँ। तभी वो लड़का बोलता है, इस फेवर के बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, कुछ भी, मैं सब मानूंगा। जिस पर मैं रुकती हूँ और पीछे मुड़कर पूछती हूँ, पक्का? वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, हाँ हाँ। जिस पर मैं थोड़ा सार्कास्टिक होकर बोलती हूँ, अगर मैं एक लग्जरी कार और विला मांगूं तो? वो तुरंत मुस्कुराकर कहता है, कार और विला तो दे ही दूंगा, साथ में खुद को भी बोनस में दे दूं तो? ये सुनकर मैं इरिटेट हो जाती हूँ और उससे बहस करना टाइम वेस्ट लगता है। मैं सीधे कहती हूँ, हटो, मुझे नहाने जाना है। उसी दौरान बाहर बूढ़ा आदमी अचानक कुछ याद करता है और कहता है, वो लड़की, क्या वो टीवी में आने वाली वही नहीं है? वो बिलियनर कंपनी की चेयरमैन फू चिंगहुआन? जिस पर बूढ़ी औरत बोलती है, तुम ज्यादा टीवी देखते हो, कोई चेयरमैन यहाँ क्यों आएगा? लेकिन बूढ़ा आदमी जवाब देता है, वो प्लेन से आई है, जरूर कोई खास होगी, टीवी में भी तो चेयरमैन लोग प्लेन से घूमते हैं। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, आजकल प्लेन में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, हम ही हैं जो बाहर नहीं निकले इतने सालों से। उनकी बातें खिड़की के बाहर तक सुनाई देती हैं। उधर नहाते वक्त मैं उस नाम को याद करती हूँ, फू चिंगहुआ। ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। मैं शैम्पू लेने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, तभी मेरी उंगलियां किसी हिलती हुई चीज को छूती हैं, जिस पर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और मैं ऊपर देखती हूँ। अचानक मैं जोर से चीख पड़ती हूँ, जिसे सुनकर फू चिंगहुआन तुरंत अंदर आता है और बिना रुके बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। मैं कोने में खड़ी हूँ, कपड़े अस्त व्यस्त हैं और हालत काफी खराब लग रही है। वो तुरंत आगे बढ़कर मेरे कंधे पर कपड़ा डालता है और काम आवाज में पूछता है, क्या हुआ? उसकी आंखें बिल्कुल स्टेडी हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह टेंस हो जाता है। मैं उसके कंधे को कसकर पकड़ लेती हूँ, नसें उभर आती हैं और डर से कांपती आवाज में बोलती हूँ, सांप। वो थोड़ा रुकता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है, तुम सांप से डरती हो? जल्दी यहाँ से निकलो। मैं ऑलमोस्ट आदेश देने वाले टोन में बोलती हूँ, इसे हटाओ, क्योंकि अभी अभी मैंने उसे छुआ था, जिससे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। बचपन से सांप मेरा सबसे बड़ा डर रहा है। तभी अचानक वो सांप दीवार से उड़कर खिड़की पर जा बैठता है, जिस पर मैं और डर जाती हूँ। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है और इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगती हूँ। घबराहट में मैं उसका कंधा और जोर से पकड़ लेती हूँ, जिस पर वो हल्की सी दर्द भरी आवाज निकालता है। उसकी चेस्ट का घाव फिर से दब जाता है। वो धीरे से कहता है, हिलो मत, जितना डरोगी ये उतना पास आएगा। ये सुनकर मैं फ्रीज हो जाती हूँ, माथे पर पसीना आ जाता है और नर्वस होकर पूछती हूँ, ये जाएगा ना? वो कमरे को देखता है, थोड़ा परेशान होता है। तभी बाहर से बूढ़ा आदमी पूछता है, सब ठीक है ना? जिस पर वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहता है, सब ठीक है, बस थोड़ा डर गई है। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आता है। हम वापस कमरे में आते हैं और वो मुझे बेड के पास बैठा देता है। वो हल्के से मुस्कुराकर कहता है, इतना डर लगता है क्या? लेकिन मैं ना खड़ी हो पा रही हूँ, ना ठीक से बैठ पा रही हूँ। शरीर अभी भी कांप रहा है, दिमाग में बस वही सांप घूम रहा है।
मेरे दोनों हाथ साइड में टिके हुए हैं, पीठ पूरी तरह स्टिफ है और मैं खुद को जबरदस्ती काम करने की कोशिश करती हूँ। मेरी इस तरह की टेंस हालत देखकर उसकी आंखें हल्का सा हिलती हैं, जिस पर वो अचानक फील करता है कि एक आदमी जो साफ साफ डर रहा है फिर भी खुद को संभाल रहा है और वीक नहीं दिखना चाहता, वो उसे अजीब तरह से अट्रैक्ट करने लगता है। वो कहता है, आज रात तुम बेड पर सो जाओ, जिस पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अभी यहाँ से नहीं गई तो पता नहीं क्या कर बैठूंगी। मैं जाने लगती हूँ, तभी वो मुझे रोक कर कहता है, रुको। मैं डर के मारे दीवार पर रेंग रहे उस कीड़े को घूरती रहती हूँ, जिसकी स्लो मूवमेंट देखकर भी मेरी नजर हटती ही नहीं है। ये घर सच में अजीब है, हर जगह कुछ ना कुछ रेंगता रहता है, कहीं इंसेक्ट तो कहीं उड़ने वाले छोटे छोटे बग्स। जिस पर वो हंसकर कहता है, क्या तुम इंसेक्ट से भी डरती हो? तुम सच में आदमी हो भी या नहीं? मैं सिर हिलाकर कहती हूँ, बचपन में मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन एक बार फ्लाइंग कॉकरोचेस ने मुझ पर अटैक किया था, उसके बाद से मैं हर तरह के इंसेक्ट से डरने लग गई हूँ। फिर वो कहता है, पहले कपड़े पहन लो। जिस पर मैं नीचे देखती हूँ और रियलाइज करती हूँ कि मेरे शरीर पर सिर्फ एक टॉवेल है। ये देखकर मैं और ऑकवर्ड फील करती हूँ और जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेती हूँ। फिर वो कैजुअली बोलता है, अब तो तुम्हारा जी करता होगा कि खुद को खत्म कर लो, है ना? लेकिन वो मुझे मजाक नहीं उड़ा रहा होता और फिर आराम से आकर मेरे पास लेट जाता है। जिस पर मैं हैरान होकर पूछती हूँ, क्या तुम आज रात यहीं सोने वाले हो? वो सीधा जवाब देता है, और क्या? मैं हेजिटेंट होकर कहती हूँ, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, एक कमरे में साथ सोना, अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी रेपुटेशन। जिस पर वो बीच में ही रोक देता है, टेंशन मत लो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैं इंजर्ड हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी मेरा गार्ड पूरी तरह डाउन नहीं होता। मेरे डाउटफुल एक्सप्रेशन को देखकर वो कहता है, अगर कॉकरोच आया तो मैं हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा शांत होती हूँ, पूरा दिन थकी हुई भी हूँ, जिस पर धीरे धीरे मेरी सावधानी कम होती है और मैं लेट जाती हूँ। अगली सुबह तेज हवा खिड़की से टकराती है, टेप लगी खिड़की जोर जोर से हिलती है। या तो हवा बहुत तेज है या ये पुराना घर बहुत कमजोर हो चुका है। तभी छत की टाइल्स उड़कर नीचे गिरने लगती हैं, जिस पर जैसे जैसे एक लग्जरी प्लेन पास आता है, टाइल्स और तेजी से गिरने लगती हैं और देखते ही देखते छत पूरी तरह उखड़ जाती है। घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है, खिड़कियां भी टिक नहीं पाती। पूरा सीन काफी डरावना बन जाता है। बाहर बूढ़ा आदमी ये देखकर घबरा जाता है और तुरंत भागकर एक कोने में छिप जाता है। वो प्लेन बार बार उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से नहीं उतर पाता। फिर कुछ चक्कर लगाने के बाद दूर जाकर लैंड करता है, जिस पर आसपास के फिशरमैन और विलेजर्स तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ये छोटा सा गांव जो दुनिया से कटा हुआ था, आज पहली बार इतना हलचल देख रहा है। मैं इस शोर से जागती हूँ और रियलाइज करती हूँ कि मैं फू चिंगहुआन को पकड़कर सो रही थी, जिस पर मैं तुरंत उठकर बैठ जाती हूँ, लेकिन शुक्र है कि हम दोनों ठीक से कपड़ों में हैं। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, वो मुझे घूर रहा है, चेहरे पर साफ डिस्गस्ट है। वो कहता है, रात भर तुम मुझे पिलो की तरह हग करते रहे, मुझे सोने भी नहीं दिया। ये सुनकर मैं शॉक हो जाती हूँ और रात का सपना याद आता है, जिसमें मैं कुछ सॉफ्ट और वार्म चीज को पकड़े हुए था और वो असल में यही औरत निकलती है। मैं पूछती हूँ, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो जवाब देता है, अगर तुम्हें जगाता और तुम वायलेंट हो जाते तो तब तो सिर्फ हक करना ही नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं इरिटेट हो जाती हूँ। ये औरत सच में अजीब तरीके से बात करती है। तभी मुझे बाहर का शोर याद आता है। वो कहती है, मेरे लोग हमें लेने आ गए हैं। फिर वो उठकर कहती है, चलो अभी चलते हैं। मैं बोलती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। जिस पर वो मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगी या तुम उस कॉकरोच वाले कमरे में जाना चाहते हो? कॉकरोच का नाम सुनते ही मैं तुरंत मना कर देता हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मैं उसके साथ बाहर निकलता हूँ। बाहर काफी लोग इकट्ठा हैं और थोड़ी दूरी पर एक प्राइवेट जेट खड़ा है जो बेहद लग्जूरियस दिख रहा है। उस पर एक स्पेशल लोगो बना है जो उसे और भी हाई क्लास बनाता है। मैं बचपन से लग्जरी में पला हूँ, हर तरह के प्लेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन ये प्लेन ये तो उन सबसे भी कई गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत अरबों में है। कहा जाता है कि इसके अंदर लिविंग एरिया, वर्क स्पेस, एंटरटेनमेंट जोन, रेस्ट एरिया, बेडरूम सब कुछ मौजूद है। तभी एक वुमन प्लेन से उतरती है। उसका ऑरा देखकर लगता है जैसे कोई रिच हेयरस हो, जिस पर वो मेरी तरफ बढ़ती है। होंठों पर हल्की सी स्माइल है। मैं मन में सोचता हूँ, क्या ये मेरी फैन है या मुझे पसंद करती है? इतनी दूर इस छोटे गांव में ये मुझे कैसे ढूंढ सकती है? अगर फैन नहीं है तो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं कंफ्यूज होकर सोचता हूँ, अगर ये प्रपोज कर दे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। लेकिन तभी वो मेरे पास से गुजरकर सीधे फू चिंगहुआन के सामने पहुंच जाती है और झुककर कहती है, मिस, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग प्लेन में ही अटैक कर देंगे। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। ये लड़की आखिर है कौन? फू चिंगहुआन शांत होकर पूछती है, सब पता चला? वो जवाब देती है, ब्लैक ड्रैगन गैंग और एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी कुछ अननोन लोग थे, उन्होंने प्लेन के विंग्स को ब्लास्ट कर दिया था। फू चिंगहुआ पूछती है, टारगेट कौन था? जिस पर वो थोड़ी देर रुककर कहती है, टारगेट एक आदमी था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। वो मुझे एक नजर देखती है, जैसे सोच रही हो कि मैं कौन हूँ जो उसकी मिस के इतना करीब खड़ा हूँ, क्योंकि उसकी मिस नॉर्मली किसी आदमी के करीब नहीं आती। फू चिंगहुआ कुछ सोचने लगती है, फिर कहती है,
इस घर को रिपेयर करवाओ। लैंडिंग के वक्त हमने इनकी छत तोड़ दी, जिस पर वो वूमन सिर झुकाकर हाँ कर देती है। वो आदमी तुरंत बोलता है। सबो नर्डिनेट अपनी गलती मानता है, जिस पर चिंगुआन पास खड़ी औरत से पूछती है, क्या तुम अपने हस्बैंड को जानती हो? ये सुनकर वो औरत शॉक में पड़ जाती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। दोनों की बातों से साफ लग रहा होता है कि ये औरत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जिस पर पास खड़ी दूसरी वुमन भौहें सिकोड़कर बोलती है, हमारी मिस आपसे बात कर रही हैं। तब वो जल्दी से संभलती है और कहती है कि वो उन्हें एक नया फिशिंग यार्ड देकर कंपेंसेट करेगी। फुथान हुआन सब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मेरी तरफ देखती है, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मुझे लगा था वो कल रात की बात को मजाक समझेगी, लेकिन वो तो उसे सीरियसली ले रही है और मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। फिर वो कामली बोलती है, रहने के लिए मैं इन्हें एक नया घर दिलवा दूंगी, और जो मेडिकल एक्सपेंस तुमने कहा था, जिस पर टीटी तुरंत एक चेक निकालती है 1 मिलियन युआन का और देने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो पूछती है, मिस यहाँ आसपास कोई बैंक है जहाँ ये चेक कैश हो सके? क्योंकि अगर ये कपल चेक ले भी लेते हैं तो इतने दूर इलाके में उसे कैश करना मुश्किल है, और अगर कैश हो भी जाए तो इतने पैसे लेकर जाना भी रिस्की है। जिस पर फो थान हुआन बिना सोचे कहती है, तो कैश दे दो। इसके बाद TUIOUTIOUTI प्लेन से एक सूटकेस भरकर कैश लाती है और उस औरत के सामने रखती है। ये हमारी मिस की तरफ से है, कृपया एक्सेप्ट करें। औरत कांपते हाथों से सूटकेस खोलती है। अंदर नीटली रखे हुए ढेर सारे युआन के बंडल्स देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और अगले ही पल वो शॉक में बेहोश हो जाती है। जिस बूढ़ा आदमी घबराकर उसे पकड़ता है, खुद भी सूटकेस के अंदर झांकता है और लगभग बेहोश होने लगता है, क्योंकि इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे। फिर फोथान हुआन आगे बढ़ती है और कहती है, मेरे साथ चलो। मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे प्लेन में चढ़ जाता हूँ। अंदर आते ही मैं देखता हूँ कि केबिन में 8 बड़े सोफा लगे हैं। हर तरफ एडवांस्ड ऑडियो सिस्टम है, जिससे साफ पता चलता है कि ये टॉप लेवल लग्जरी जेट है। फिर वो आदेश देती है, इसे नहाने के लिए ले जाओ, और खुद बेडरूम के अंदर वाले बाथरूम में चली जाती है। जिस पर TTAITAI मुझे दूसरे बड़े बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सर इस तरफ आइए। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और मन में सोचता हूँ कि फोथान हुआन आखिर है कौन, लेकिन फिर खुद ही सोचता हूँ कि जानने की जरूरत भी नहीं है। प्लेन से उतरते ही हम अलग हो जाएंगे, शायद फिर कभी मिलना भी ना हो। वो मुझे सारी चीजें दिखाती है। यहाँ पर्सनल केयर आइटम्स हैं, यहाँ कपड़े हैं और बाथरूम अंदर है, सब कुछ रेडी है। मैं हैरानी से उन कपड़ों को देखता हूँ और पूछता हूँ, ये सब मेरे लिए है? वो जवाब देती है, जी सर। जिस पर मैं हल्के सार्कास्टिक टोन में कहता हूँ, कपड़ों के साथ मेल अंडरवियर भी है। ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। वो तुरंत समझ जाती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और जल्दी से एक्सप्लेन करती है, ऐसा नहीं है, मिस ने कल रात ही मैसेज में सब अरेंज करने को कहा था और ये सब आपकी साइज के हैं। ये सुनकर मेरे कान लाल हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ, उसने कब मैसेज किया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वो बताती है, रात 11 बजे। जिस पर मुझे याद आता है कि उस वक्त मैं सो चुका था, तो क्या उसने चुपके से मेरा फोन लेकर मैसेज किया? ये सोचकर मेरे अंदर गुस्सा और शर्म दोनों भर जाते हैं। कहीं उसने और कुछ तो नहीं देख लिया मेरे फोन में। फिर TUIOUTILIE बोलती है, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो वॉल पर लगे कॉल सिस्टम को प्रेस कर सकते हैं। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। मैं नहाते हुए मन ही मन उसे गालियां देता रहता हूँ। उसने हिम्मत कैसे की मेरा फोन इस्तेमाल करने की। नहाने के बाद मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि फोथान हुआन ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही है और उसके शरीर से एक फ्रेश खुशबू आ रही है। क्लीन ड्रेस में वो बिल्कुल अलग लग रही है और उसका स्टेक काटने का तरीका भी बेहद एलिगेंट है, जिससे साफ पता चलता है कि वो किसी नॉर्मल रिच फैमिली से नहीं है। मैं जैसे ही बैठता हूँ, वो कहती है, कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी, इसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। जिस पर मैं रुक जाता हूँ। ये बात मुझे अजीब लगती है। तभी टीटी तुरंत एक चेक लिखकर मेरे सामने रखती है। ये हमारी मिस की तरफ से है। मैं ठंडे स्वर में मना कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, कल रात तो बस मैंने यूं ही मदद कर दी थी। लेकिन तभी वो थान हुआन बोलती है, इससे सर्विस फी समझ लो। ये सुनकर TOTO पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। क्या ये आदमी कल रात मिस के साथ था? उसके लिए ये बहुत बड़ा शौक होता है, क्योंकि उसकी मिस कभी किसी आदमी के पास नहीं आती। उसके सारे असिस्टेंट्स भी फीमेल हैं, यहाँ तक कि फैमिली भी उसे रिलेशनशिप के लिए मजबूर नहीं कर पाई। फिर भी ये आदमी समहाउ उसे अपने पास रहने पर मजबूर कर देता है। तभी मैं चेक उठाकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ और कहता हूँ, ये फी तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए। और फिर मैं अपनी पॉकेट से एक युआन का कॉइन निकालकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ। कल रात तुमने अच्छा परफॉर्म किया, ये बोनस है। जिस पर TUIOU तुरंत रिएक्ट करती है। वो जल्दी से चेक और कॉइन दोनों पकड़ लेती है ताकि वो मिस के चेहरे पर ना लगे। फोथान हुआन मुझे एक अजीब सी नजर से देखती है। मैं हल्का सा गला साफ करके कहता हूँ, कल रात जो हुआ उसके बारे में किसी से मत कहना। वैसे भी हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है और मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मिस थोड़ा मेरी सिचुएशन समझिए। ये सुनकर TUIOUTI पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसकी मिस इतनी पावरफुल और रिच है, फिर भी ये आदमी उसे इग्नोर कर रहा है। वो मन ही मन सोचती है कि उसकी मिस लगातार कई सालों से
रिचेस्ट लिस्ट में टॉप पर है, टैलेंट और ब्यूटी दोनों में परफेक्ट है, फिर भी ये आदमी उसे वैल्यू नहीं दे रहा। वो अंदर ही अंदर सोचती है, सर आपकी नजर सच में खराब है। चाहे आपको मिस की आइडेंटिटी ना पता हो, लेकिन इस प्लेन की लग्जरी देखकर ही समझ जाना चाहिए कि वो आपकी गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर भी आप उसे इम्प्रेस करने के बजाय उसे इंसल्ट कर रहे हैं। फोथान हुआन की आवाज अचानक बदल जाती है, जिससे उसका मूड समझ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीयू टीयू समझ जाती है कि उसकी मिस अब सीरियसली इंटरेस्टेड हो चुकी है, जिस पर वो मन ही मन सोचती है, अब ये